तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस पहले वीडियो की तरफ। तो देखिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट, बहुत ही बड़ी रिपोर्ट आते हुए हमको नज़र आ रही है। और ये रिपोर्ट जो है हमारे कंट्री का जो क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी का जो मिशन है उसके बारे में यहाँ पर निकल कर आ रही है। बहुत ही आसान भाषा में मैं सब कुछ चीज़ें आपको एक एक करके समझाऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहे। हमारा एक और चैनल है, वो भी आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस चैनल पर भी हम डेली शेयर बाज़ार के वीडियोज़ पोस्ट करते रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते इस खबर को ज़रा अच्छे से यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इंडिया का एक बहुत ही बड़ा गोल, क्लीन एनर्जी का जो टारगेट है उसके ऊपर का क्या हमको देखने को मिलता है। तो देखिए इंडिया एम कर रहा है पहुंचने का 500 गीगावाट का जो नॉन फ्यूजल फ्यूल एनर्जी का कैपेसिटी है उसको 2030 तक। ठीक है, ये पर्टिकुलरली हमारा टारगेट, हमारा एम आपको देखने को मिलेगा। अब इस टारगेट के लिए जो फोकस एरिया होंगे, तो ये क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी का टारगेट है, तो फोकस एरिया भी इसी से कनेक्टेड हो गए, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरी का जो स्टोरेज सिस्टम है, इंफ्रा है उसमें, और रिन्यूएबल एनर्जी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, जिसमें सोलर और विंड एनर्जी एक बड़े प्लेयर्स की तरह यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए ये शिफ्ट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, ताकि हम पोल्यूशन और जो एनर्जी का डिपेंडेंस है उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सके। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं निकल कर आ रही है, बिकॉज क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना, इसको आगे लेकर जाने के लिए मिनरल्स का भी उतना ही बड़ा रोल है। और अभी के टाइम हम मिनरल्स के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी के टाइम पे यहाँ पर निकल कर आ भी रहा है। और पिछले 2-3 दिन में आई थिंक मैंने अलग अलग वीडियोज़ में इसके बारे में बात भी आपके सामने प्रेजेंट की है। अब देखिए इंडिया इंपोर्ट कितना करता है, 10%, 20%? बिल्कुल नहीं। इंडिया ऑलमोस्ट 100% का जो क्रिटिकल मिनरल्स है वो कहीं ना कहीं इंपोर्ट करता हुआ आपको नजर आएगा। इसमें खास करके लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, ये सारे आपको आप बोल सकते हो मिनरल्स के नाम आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए इंपोर्ट हमारा ऑलमोस्ट 100% का है इनके ऊपर। इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर रिस्क बढ़ जाता है। किस तरीके का, प्राइस का ग्लोबल लेवल पर वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिलता है, मतलब कोई एक फिक्स प्राइस नहीं होता, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हमको देखने को मिलते हैं। उसके अलावा सप्लाई का डिसरप्शंस होने का भी बहुत चांसेस रहता है, जो अभी के टाइम होता है, अभी हमको कई बार देखने को मिला है। उसके अलावा इसके लिए हमको क्या होना पड़ता है, डिपेंडेंट होना पड़ता है दूसरे कंट्रीज के ऊपर, बिकॉज इसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये 3 बहुत ही बड़े रीजंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि एक्चुअली ये जो कमोडिटी है उनके प्राइसेस के साथ एक्चुअली हो क्या रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ लिथियम की, तो यहाँ पे खास करके चाइना की तरफ से प्राइसेस जो है कहीं ना कहीं बढ़ते हुए हमको देखने को मिले। क्यों? बिकॉज जो डिमांड इसकी जो बढ़ रही है हमारे देश में नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पे, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इसलिए चाइना की तरफ से लिथियम का प्राइस क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो प्राइस ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो प्रेशर तो आएगा ही। उसके अलावा कॉपर की बात करें, कॉपर का प्राइस भी लगातार बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं नया रिकॉर्ड हाई को हिट करता हुआ नजर आ सकता है। ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक पर्टिकुलरली सिनेरियो देखने को मिल रहा है। निकल की बात करें तो यहाँ पर देखिए सप्लाई का अनसर्टेनिटी बना हुआ है और यहाँ पर शॉर्टेज एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस साल के अंत तक हमको देखने को मिल सकता है। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा चिंता का विषय निकल में बना हुआ है। कोबाल्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, बिकॉज जो एक्सपोर्ट का लिमिट है कॉन्गो की तरफ से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो कॉन्गो ने जो लिमिट लगा कर रखा है एक्सपोर्ट के ऊपर कोबाल्ट के, इसके वजह से डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है, इसके वजह से प्राइस कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जाता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। और इन द एंड ग्रेफाइट की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर ओवर सप्लाई काफ़ी पहले हुआ था, लेकिन अभी इम्पैक्ट जो है चाइना का जो एक्सपोर्ट है उसका कंट्रोल करता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे कहीं पर भी किसी भी कमोडिटी में कोई पॉजिटिव संकेत हमको देखने को नहीं मिल रहा है, न्यूट्रल या नेगेटिव टाइप का ही सिनेरियो हमको यहाँ पर नजर आ रहा है। और ऊपर से इनको हम इंपोर्ट करते हैं, ये सबसे बड़ा इशू यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। सप्लाई का कॉन्सेंट्रेशन का भी रिस्क यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो देखिए अगर हम बात करें इन मिनरल्स की, तो ये ऐसा नहीं कि मिनरल्स मिला तो चलो उसके ऊपर काम किया जाए, ऐसा नहीं होता। इनको प्रोसेस करना पड़ता है और ये प्रोसेसिंग आप यकीन नहीं करोगे दुनिया में हेवीली इसको कंट्रोल किया जाता है चाइना की तरफ से। अब कितना कंट्रोल किया जाता है ये ज़रा नंबर से समझो। चाइना कंट्रोल करता है पूरी दुनिया का 60 से लेकर 90% का मिनरल्स का प्रोसेसिंग। मिनरल्स की बात नहीं हो रही है, उनको प्रोसेस करने की बात हो रही है। ये उस नेक्स्ट स्टेज है और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है उनको यूज़ करने से पहले का। तो चाइना पूरे दुनिया का 60 to 90% अगर मिनरल्स का प्रोसेसिंग करता है, तो आप समझ लो कितना ज़्यादा बड़ा दबदबा चाइना का इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा। फ्यू कंट्रीज़ का जो सप्लाई के ऊपर डोमिनेंस है वो भी क्या करता है, वो भी खतरे को बढ़ा देता है।
इसके कारण कहीं ना कहीं बहुत सारे एक्सपोर्ट्स के रेस्ट्रिक्शन भी रेयर अर्थ और ग्रेफाइट के ऊपर इन बिटवीन लगते रहते हैं, जो कहीं ना कहीं इंपोर्ट करने वाले कंट्री के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है जैसे कि हम इंपोर्ट करते हैं। और देखिए पिछले कुछ सालों से ग्लोबल पॉलिटिक्स या जियो पॉलिटिकल जिस तरीके से चेंज हो रहा है, यही पर्टिकुलर जो चीज़ है इसको वेपन की तरह यूज़ किया जा रहा है सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करने के लिए। ये हमने पिछले कुछ सालों में देखा भी है। कंट्रीज कहीं ना कहीं आने वाले समय में भी इस मिनरल्स को जियो पॉलिटिकल टूल की तरह यूज़ करते हुए नजर आ सकती है। अगर आपको याद होगा, चाइना ने कुछ महीनों पहले ऐसा किया भी था, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया था, बाद में फिर से इसको थोड़ा सा लूज कर दिया। तो ये भी फ्यूचर में एक हाई प्रॉब्लम क्रिएट करने का काम कर सकता है। इसके कारण क्या होगा, इसके कारण कहीं ना कहीं इंडिया का जो रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स का टारगेट हासिल करने का जो एक लक्ष्य है उसमें हमको डिले देखने को मिल सकता है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जो ग्रोथ है इसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आ सकता है। और सबसे चिंता का विषय ये भी हो सकता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है इसमें भी बढ़ोतरी होती हुई नजर आ सकती है, जो अच्छी बात नहीं है। देखिए एज पर आईईए मतलब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के हिसाब से अगर हम देखें तो डिमांड जो है क्रिटिकल मिनरल्स की डबल हो जाएगी 2030 तक। तो देखिए अगर हम इसी तरीके से इंपोर्ट के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट रहे तो कितना बड़ा प्रॉब्लम 2030 के बाद हमारे सामने आ सकता है या 2030 तक आ सकता है। आप इस पर्टिकुलर बात का अंदाजा लगा सकते हो। इसलिए इंडिया अभी खुद से मिनरल्स के ऊपर एक्सप्लोरेशन और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर काम करता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए इंडिया का जो सोल्यूशन का प्लान है वो क्या है, एनसीएमएम की तरफ से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, मतलब नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जो हमारा यहाँ पर लॉन्च होता हुआ देखने को मिल रहा है वो आपको नजर आएगा। इसका बजट 16,300 करोड़ के करीब का है, जिसके लिए टाइमलाइन फाइनेंशियल ईयर 2025 से 2031 का यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए इसमें फोकस एरिया क्या क्या होगा। डोमेस्टिक लेवल पे माइनिंग करना, मतलब हमारे देश में ही माइनिंग करके हम ये जो क्रिटिकल मिनरल्स है हम निकालेंगे। उसके अलावा ओवरसीज असेट एक्विजिशन के ऊपर फोकस करना है, इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। और रिसाइकलिंग के ऊपर, मतलब ई वेस्ट और बैटरीज के ऊपर का रिसाइकलिंग जो है इसके ऊपर भी यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा। ये इस पर्टिकुलर प्लान के तहत फोकस एरिया आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ एक अच्छी बात आपको इंडिया के लिए ये भी देखने को मिलेगी, कुछ ग्लोबल पार्टनरशिप होते हुए आपको नजर आएगी। हमारा देश इस समय ऑस्ट्रेलिया, चिले और अमेरिका के साथ कोलैबोरेट करता हुआ आपको नजर आएगा इस पर्टिकुलर चीज के लिए। और इतना ही नहीं, कहीं ना कहीं मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का भी हिस्सा हमारा कंट्री आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल ऐसा नहीं कि सब कुछ खराब ही है, कुछ अच्छे संकेत भी यहाँ पर हमको हमारे कंट्री के लिए देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए आप और मैं एकदम कोई टॉप लेवल एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन मार्केट के कुछ एक्सपर्ट्स हैं, मतलब यहाँ पर हम पर्टिकुलरली क्रिटिकल मिनरल्स कैटेगरी की बात कर रहे हैं। तो एक्सपर्ट्स का यहाँ पर क्या सजेशन है, कहीं ना कहीं हमारे कंट्री को लॉन्ग टर्म का पार्टनरशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ एग्रीमेंट्स करके मतलब नहीं है, पार्टनरशिप को बढ़ावा देना पड़ेगा। जॉइंट एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स यहाँ पर करने पड़ेंगे और ये कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पर जितना हो सकता है उतना अगर बढ़ावा देंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। उसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी के ऊपर ट्रांसफर का जोर यहां पर बढ़ाना होगा। इससे कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा ग्रोथ को हमारा पुश मिल सकता है। इसके अलावा एक बहुत ही मजबूत डोमेस्टिक इकोसिस्टम का डेवलपमेंट भी करना होगा, जिसमें कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा हम काफी पीछे रह चुके हैं, लेकिन ठीक है लेट आ रहे हैं लेकिन दुरुस्ती से आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं यहां पर हम मान के अभी भी चल सकते हैं। तो देखिए अपने आप में रिपोर्ट काफी जबरदस्त है, रिपोर्ट काफी बढ़िया हमको देखने को मिल रही है। और इसी रिपोर्ट के कारण हमारे मार्केट के कुछ लिस्टेड कंपनी या लिस्टेड स्टॉक जो है उनके ऊपर इंपैक्ट आ सकता है। वो एक एक करके नाम यहाँ पर हम देखेंगे, लेकिन वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखिए जो भी स्टॉक के नाम, कंपनी का नाम मैं आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ये जैसे कि ईवी का, बैटरी का, मेटल्स का, रिन्यूएबल का जो सेक्टर है उसके ऊपर से जो कनेक्टेड न्यूज़ है उसका इंपैक्टेड नाम मैं सिर्फ आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस मैं आपको दे रहा नहीं हूँ। तो देखिए बैटरी और ईवी इकोसिस्टम इस कैटेगरी में अगर हम बात करें तो एक्साइड इंडस्ट्रीज, अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी, टाटा मोटर्स और उसके अलावा ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इसके ऊपर कहीं ना कहीं बाजार का फोकस आने वाले समय में बना रह सकता है। उसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी प्लेयर्स में अगर हम बात करें तो इसमें अदानी ग्रीन एनर्जी, टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी के ऊपर बाजार का फोकस बना हुआ रह सकता है। क्रिटिकल सप्लाई का जो लिंक है इसके कारण मेटल माइनिंग इंडस्ट्री भी फोकस में बनी रहेगी, जिसमें वेदांता लिमिटेड, हिंदाल्को इंडस्ट्रीज, एनएमडीसी लिमिटेड, ये कंपनियां कहीं ना कहीं फोकस में रह सकती है। तो देखिए फाइनल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अगर हम देखें, इंडिया का जो क्लीन एनर्जी का ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर। और यहाँ पर हमारा इम्पोर्ट का जो डिपेंडेंसी है काफ़ी ज़्यादा है, जो कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजिक रिस्क भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट ने यहाँ पर उसके ऊपर कदम उठाना शुरू तो कर दिया है, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन
टाइम कितना लगेगा और इन्वेस्टमेंट किस तरीके का होगा, ये अभी के टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। ये बात को भी हमको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। तो देखिए कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ी खबर थी और कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर थी, जो कहीं ना कहीं हम सबको यहाँ पर पता होनी चाहिए। इसलिए मैंने इसको एकदम सिंपल वे से आपके सामने प्रेजेंट करने का यहाँ पर ट्राई किया है। और जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है। पब्लिकली अवेलेबल जो इन्फॉर्मेशन है वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। किसी भी तरीके का स्टॉक का सजेशन या रिकमेंडेशन मैंने आपको नहीं दिया है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।